बद्दी नालागढ़ नेशनल हाईवे पर मालपुर बस स्टैंड के नजदीक पेट्रोल पंप के सामने एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बद्दी नालागढ़ नेशनल हाईवे पर मालपुर बस स्टैंड के नजदीक पेट्रोल पंप के सामने एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने जैसे ही मृतक युवक का शव देखा, उसकी सूचना बद्दी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं पर प्रधानपति गुरनाम सिंह ने बताया कि उनको स्थानीय लोगों द्वारा फोन पर सूचना दी गई कि यहां पर एक युवक का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। उन्होंने बताया कि मृतक युवक के टांगों और पीठ पर चोटों के निशान दिख रहे हैं। इससे लगता है कि इसके साथ पहले मारपीट की गई, उसके बाद उसकी हत्या हुई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि रात के समय गश्त बढ़ाई जाए ताकि इस तरह की घटना ना हो सके। सुबह हमें कॉल आई थी कि यहाँ डेड बॉडी पड़ी है और मौके पर पुलिस आ गई थी और छानबीन कर रही है। ऐसा लगता है कि ये बंदा बाहर का और यहाँ पे डेड बॉडी को फेंका गया। चोटें वगैरह इसके शरीर पे निशान है, पीछे टांगों पे भी निशान है और पीठ पे भी निशान है। मेरी प्रशासन से मांग है कि यहाँ गश्त बढ़ाई जाए और जो नेशनल हाईवे वाले हैं वो भी प्रॉपर तरीके से जैसे बैरिकेड लगते हैं वो लगा के अपना काम करें ताकि यहाँ हादसे ना हो सके। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह देखने को मिल रहा है कि युवक को बुरी तरह से मारा गया है और उसकी पीठ और टांगों में चोटों के निशान हैं। वहीं पर मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी प्रियांक गुप्ता ने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया गया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। आज सुबह जो है पुलिस थाने में बद्दी में एक सूचना मिली कि मलपुर के पास जो बीबीएन पेट्रोल पंप है उसके पास जो है एक लाश पड़ी है। तो जब यहाँ पे स्पॉट पे एसएचओ साहब और जो टीम साथी आई तो उन्होंने इस बॉडी को अभी जो है अच्छे से चेक किया। अभी ये जो डेड बॉडी है ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है, तो सबसे पहले तो हम इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है अभी हमने यहाँ पे मैं खुद भी स्पॉट पे आके जो हमने भी बॉडी का इंस्पेक्शन किया और एफएसएल की जो टीम है वो भी अब स्पॉट पे आई है। वो भी जो है बॉडी की जांच करके सारा स्पॉट में जो भी एविडेंस होंगे वो ले लेगी और इसके बाद जो है इसका पोस्टमार्टम जो है उसके लिए बॉडी को ले जाएगा। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे की कार्रवाई जो है की जाएगी। अभी देखने से ऐसे हम कमेंट कर नहीं सकते कि बाहर का है कि यहाँ का है। अभी वो चीज़ें जो है ऐसे किसी के बारे में बोलना थोड़ा सा टफ है। तो अभी जो है हम आसपास के जितने भी इस इलाके के जो आसपास के 1 किलोमीटर का दायरा है यहाँ पे हमने पुलिस की टीम भेज दी है ताकि आसपास का अगर ये कोई व्यक्ति होगा तो वो आइडेंटिफाई कर पाए। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा राजकीय महाविद्यालय पालमपुर में महाविद्यालय की शोध एवं विकास समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के सहयोग से भारत में सतत विकास के लिए परिवर्तन विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। संगोष्ठी में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए लगभग 50 शोधार्थी विभिन्न तकनीकी सत्रों में अपना शोध हम यहाँ पर यही मंथन करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं कि किस तरीके से वो जो कीमत हम अदा करते हैं वो कम से कम हो और विकास भरपूर हो। और इसमें हमने बहुत सारी हमने अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हमने विकास को रखा है। जैसे हमने रखा है कि इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि क्या ये जो हमारा इंटरनेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये हमारे विकास को, हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरीके से उस पर असर डालेगा। और हम जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे इसके 4 मेन पिलर्स हम बोलते हैं उनको, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन। इनको 4 पिलर्स बोलते हैं। तो हर स्तर पर और हर स्फीयर में हम कोई ना कोई कीमत अदा करें, चाहे फिर वो ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, चाहे सोशल हो, चाहे एनवायरमेंटल हो। तो इस चीज पे हमें ध्यान देना है कि किस तरीके से हम उसको मिनिमाइज कर सकें। और हमारे जैसे कई सारे लोग जो हैं वो अवेयर होकर, क्योंकि बूंद बूंद से जैसे सागर भरता है, तो हमारी एक छोटी सी कोशिश इस संगोष्ठी के रूप में ये हमारी कोशिश है कि हम हर किसी को जागृत कर सकें इस बारे में और वो आगे प्रयत्नशील रहे कि हम सतत विकास कर सकें। हिमाचल की शान बने किसान नेकराम शर्मा को केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के करसोग के नाज गांव के नीलराम शर्मा जैविक खेती से जुड़े हैं और 9 अनाज की पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार की तरफ से गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की गई थी। राष्ट्रपति ने 106 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी थी। सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री शामिल रहे। कृषि क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के नेकराम शर्मा को भी पद्मश्री से नवाजा गया है। करसोग के नाच गांव के नेकराम शर्मा जैविक खेती से जुड़े हैं और 9 अनाज की पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 9 अनाज एक प्राकृतिक अंतर फसल विधि है जिसमें 9 खाद्यान्न बिना किसी रासायनिक उपयोग के जमीन के एक ही टुकड़े पर उगाए जाते हैं। इससे पानी के उपयोग में 50% की कटौती और भूमि की उर्वरकता बढ़ती है। उन्होंने अन्य किसानों को भी इस प्रणाली को अपनाने के लिए प्रेरित किया। नेकराम शर्मा ने कहा कि आज के लोग स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो अपने स्वास्थ्य को धन नहीं मान रहे बल्कि बैंक में पड़े धन को बढ़ाने में लगे हैं। अगर घर गाड़ी अच्छी और महंगी है तभी खुद को धनवान मानते हैं। तो अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है। पहली बात है कि अगर आपको स्वास्थ्य की चिंता है, हमने बचपन से पढ़ा है हेल्थ इज वेल्थ, पर तो आज हम अपना जो हेल्थ को उसको वेल्थ नहीं मान रहे हैं, स्वास्थ्य को हम लोग धन नहीं मान रहे हैं। हम तो धन ये मान रहे हैं कि मेरा बैंक में कितना करोड़ है, मेरा बिल्डिंग कितनी ऊंची है, मेरा गाड़ी सबसे महंगी है, तो अगर तब मैं धनवान हूँ। तो अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ये सब चीज़ें बेकार लगती है। और पहले स्वास्थ्य अच्छा हो तो वही सबसे बड़ा पैसा है, ये मैं मानता हूँ। सब लोगों को मेरा यही वो भी है। वही आ रहे हैं। नेकराम शर्मा बताते हैं कि मौजूदा समय में उनके खेतों में 3 प्रकार का गेहूं तैयार हो रहा है जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा है और इसे खाने से दूसरे अनाजों के मुकाबले भूख भी जल्दी नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में किसान कृषि से विमुख हो रहा है, खेती कम होती जा रही है जो चिंता का विषय है। अगर किसान प्राकृतिक खेती और पौष्टिक अनाज उगाते हैं तो इससे अच्छी आय वे प्राप्त कर सकते हैं। इस्तेमाल होता है इसमें सारी चीजें, जितने भी हमारे जो पॉजिटिव मिलेट हैं 5 तरह के, जिसमें कोडो मिलेट है, जिसमें फॉक्सटेल मिलेट है, जिसमें बार्नयार्ड मिलेट है, जिसमें प्रोसो मिलेट है, जिसमें आपका लिटिल मिलेट है और ज्वार बाजरा भी। ये सब जो मिलेट्स हैं हमारे, ये बीमारी अगर हो भी गई तो उसको रोक देते हैं, ये इनमें है। ये तो रिसर्च आ गई है ना। और इसके अलावा जो दूसरे मिलेट हैं हमारे, उनमें भी ये है कि आदमी उसको इस्तेमाल करेगा तो बीमारी आएगी ही नहीं। और ये जो 5 मिलेट हैं, ये तो आप देखें कि आज की डेट में डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर डायबिटीज है तो आप ये रागी खाओ, फिंगर मिलेट खाओ, कोदरा खाओ। तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पता चल गया, क्योंकि जो हमारा ये रागी है, मंडल है, ये धीरे धीरे इसका पाचन होता है। ये एकदम से ये फ्लड के रूप में ग्लूकोज नहीं छोड़ता, इसमें फाइबर होता है। तो इसलिए ये हमारा बीमारी में बहुत बड़ा लाभदायक है, बीमारी को रोक देते हैं। ये पद्मश्री से सम्मानित नेकराम शर्मा ने कहा कि अगर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ेंगे तो मिट्टी स्वस्थ रहेगी, थाली में स्वस्थ खाना होगा और दवाइयों का खर्चा भी बचेगा, पर्यावरण भी अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि कई खेतों में केमिकल युक्त स्प्रे की जाती है और दूर दूर तक इसकी बदबू आती है, इससे स्वास्थ्य भी खराब होता है। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का आग्रह किया। प्राकृतिक खेती के लिए धैर्य रखने की आवश्यकता रहती है और कुछ सालों बाद नतीजे भी अच्छे देखने को मिलते हैं। आपको लंच का बहुत सारे हैं। हमारा जो मिट्टी है, मिट्टी स्वस्थ है, तो जो हमारा थाली में हमारा पेट के लिए भोजन आएगा वो स्वस्थ भोजन आएगा, हम स्वस्थ रहेंगे। पहला बहुत बड़ा फायदा, हम बीमार नहीं होंगे, तो हमारा दवा का खर्चा बचेगा। हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, उसके लिए प्राकृतिक खेती बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि मेरा कई जगह कुछ स्टडी पॉइंट है जहाँ पर केमिकल का स्प्रे हो रहा होता है, तो हम देखते हैं कि 200-300 मीटर तक जो है ना वो पहले बदबू आ जाती है कि अरे वहाँ कुछ इस्तेमाल हो रहा है, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है ना। तो हमारे खेतों में आप घूम रहे हैं तो आपको ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा होगा, यहाँ तो कुछ अलग तरह का ही माहौल है। और पूरी तरह से जो धरती है, वो जो सनलाइट है वो नहीं पड़ रही है, ज़्यादातर वो धरती ढकी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा जो मल्चिंग वाला जो कंसेप्ट है प्राकृतिक खेती में, सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारा जो देसी गाय है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये सब हमने किया है और इसी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
नेकराम शर्मा की पत्नी भी खेती बाड़ी में नेकराम शर्मा का पूरा सहयोग देती हैं। उनकी जीवन साथी बताती हैं कि वे दोनों दिन में सब्जियां बेचते थे और रात को उन सब्जियों में पानी दिया जाता था। ज्यादा समय खेत में ही बीत जाता था। सफलता प्राप्त करने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया। शुरुआती दौर में सास ससुर बुजुर्ग थे, साथ ही में छोटे बच्चे थे जिनकी देखभाल भी जरूरी थी। लेकिन जैसे बच्चे 5 से 6 साल के हुए वे भी खेतीबाड़ी में मदद करते थे। कभी ऐसा नहीं सोचा था कि जो काम वे कर रहे हैं उन्हें इस क्षेत्र में इतनी उपलब्धि मिलेगी। घर का खर्च और अन्य जरूरती चीजों का खर्चा वे सब्जियों से ही निकाल लेते थे। उन्होंने अन्य महिलाओं को भी पुरुषों को जहर मुक्त खेती करने के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया। ये इन्होंने इतनी मेहनत करी कि ये ज़्यादातर खेत में ही होते थे पहले, रात भी, क्योंकि यहाँ पे हमारे सूखा बहुत पड़ रहा है। दिन में हमने उसमें गुड़ाई करनी, मैं भी इनके साथ होती थी, सब्जी लगाती थी जैसे और अनाज बीजना। ज़्यादातर सब्जी कोई नहीं लगाते थे यहाँ पे, ये ही लगाते थे। तो फिर दिन में हमने उसमें काम करना है, रात को पानी, हर रात को पानी देना पड़ता था। 12-1 बजे तक ये पानी देते थे। बड़ी कठिनाई करी मुश्किल से। सास ससुर भी हमारे बुजुर्ग हो गए थे, बच्चे भी छोटे छोटे थे। फिर हमारे जैसे बच्चे बड़े हुए, एक बेटा एक बेटी है, वो भी छोटे छोटे जैसे 5-6 साल के हुए हमारे साथ काम करने आते थे। महिलाओं को भी ऐसे अपने काम, अच्छे काम में चलना, और जो हम ऐसे, मैं इनको बोलती भी हूँ और सुने मेरी बहनें कोई कि घर में पुरुषों को ऐसा बोलना कि हमने वो जहर वाला खेत में बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि जब हमने वो 1-2 साल में डाला था वो खाद बोलते क्या बोलते उसको, हाँ जी, तो उससे हमारी मिट्टी जल गई थी नीचे। तो जब से हमने अपनी खाद शुरू की है गोबर वाली और वो नहीं डाली हमने, तब से तो बिल्कुल हल्की हुई हमारी मिट्टी। तो सब बहनें ये सोचे कि हमने भी ऐसे ही अपने खेत में करना, अपने लिए भी अच्छा और अनाज भी हमारा अच्छा होगा। तो उस जहर को वो भी हमारे शरीर में नहीं जाएगा। उधर नेकराम शर्मा की बहू दीपा शर्मा ने भी सभी किसानों को अपने खेतों में जहरीली खाद न डालने की सलाह दी और कहा कि किसान जैविक खेती की ओर आगे बढ़े। इससे मनुष्य भी स्वस्थ रहेगा और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और हम नेचुरल फार्मिंग पापा जी के साथ इनका सहयोग पूरी तरह से कर रहे हैं, जिसमें हम खुद खाद का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम जीवामृत, घन जीवामृत, 10 पन्नी, ये सब चीज़ें खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि लोग भी इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि नेचुरल फार्मिंग पूरी तरह से सब लोग तैयार इसको करें। मैं एक खुद युवा हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग, जितनी भी न्यू जनरेशन है, वो भी इसका इस्तेमाल करें और नेचुरल फार्मिंग का सहयोग ज़्यादा करें। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।